जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। फिलहाल मैं अभी बोकारो विधानसभा क्षेत्र में हूं और हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के श्वेता सिंह जी हैं, जो पिछले बार विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट लेकर के आए थे। ज्यादा कुछ अंतर था नहीं और उसके बाद जनता के बीच रहे और दोबारा से अब 2024 में विधानसभा चुनाव वापस से आ चुका है। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी, हम लोग विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम लोगों के बीच जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। तो बोकारो विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी क्षेत्र भी है। तो इसमें हम दोनों मुद्दों को लेकर के जानना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो जनप्रतिनिधि है तमाम तरीके के मुद्दे तो हालांकि रखते हैं और वापस से जब चुनाव आ जाता है तो फिर से कुछ ना कुछ मुद्दा लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों को लेकर के विधानसभा में मुख्य क्या मुद्दे लेकर के इस बार लोगों के बीच आप जा रही हैं? देखिए, मुद्दा तो शुरू से वही है। पिछली बार भी 2019 में भी जब मैं चुनाव लड़ी थी तो मुख्यतः ये पूरे विधानसभा को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की जो मेरे परिवार का जो आबादी है बोकारो का, उस आबादी को ध्यान में रखते हुए हमारा कुछ मांग था सरकार से। और जिस क्षेत्र में हम विकास कर सकते थे, अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने मांग रखी थी कि विस्थापित की जो आबादी है वो 40 करीबन 40 से 50 हज़ार की आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में लोग रह रहे हैं और अभी भी उनको पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। तो उसको हमने मुख्य रूप से ऊपर रखते हुए फिर उसके बाद हमने पिंडरा जोरा का जो एरिया है वहाँ के लिए हम लोग प्रखंड के लिए उसकी मांग हमने की थी कि पिंडरा जोरा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लोगों को वो भी एक बहुत बड़ा आबादी है और क्षेत्रफल भी उसका बहुत बड़ा है। तो एक उस उद्देश्य से भी कि उनको उतने दूर से लोगों को चास तक आना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा समस्या था। दूसरा फिर हम आ जाते हैं फिर चास की अगर बात करते हैं, चास में भी बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी में हम लोग रह रहे हैं और वहां पे नाली की कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश में भी दिक्कत होता है? पूरे बारिश में तो मतलब देखने के लायक नहीं रहता है। मैं खुद मतलब भुक्तभोगी हूँ, वहां पे जाकर के मैंने रहा है, लोगों के साथ मैं देखी हूँ, उनके चीजों को मैंने बांटा है। और नाली की व्यवस्था हम लोग को चाहिए कि एक सुचारू रूप से 3500 वार्ड में ऐसी नाली व्यवस्था हो। इंटरनल जो जो रामगढ़ वगैरह म्यूनसिपैलिटी में और हजारीबाग में बना है, इंटरनल नाली का व्यवस्था हुआ है, एक वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो अगर वो हमारे चास के लिए बन जाता है, वो हो जाता। और पानी के पाइपलाइन की बातें इतने दिनों से हम लोग सुन रहे हैं कि वाटर जो प्लांट है वो लग रहा है। 3-4 जगह जाकर के मैंने मुआयना भी किया, लेकिन काम में उसके कोई गति नहीं है। बहुत इतने धीमी गति से काम चल रहा है, काम चल भी नहीं रहा है। मैं तो कहूँगी काम भी नहीं चल रहा है। अगर काम चल रहा होता तो इतनी पानी की परेशानी हम लोग को नहीं होती। और अगर पूरे क्षेत्र को हम लोग देखें तो समस्याएं बहुत सारी हैं। आप खुद एक युवा हैं और आप इस चीज को समझ पाएंगे। इतने युवा बेरोजगार हमारे क्षेत्र में आज घूम रहे हैं। बीएसएल हमारे यहाँ है, बीएसएल है, बियाडा है, बियाडा की बहुत सारी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रो स्टील पास में है। एक प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को थोड़ा इतना जागरूक होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, लोगों के बीच में क्या घट रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दादा का, बाबूजी का ये संस्कार है कि लोगों से उन्होंने जुड़ना सिखाया, कि लोगों के बीच में उठना बैठना। तो हाँ, इन 5 सालों में लोगों के साथ इतना संबंध मेरा स्थापित हो गया है कि मुझे पता है कि किस क्षेत्र का क्या दर्द है और उनका निवारण क्या है। तो यथाशक्ति मैं इन 5 सालों में कोशिश, मैंने पुरजोर कोशिश की है कि उनका निदान करा पाऊं। जितनी शक्ति होती है प्रयास करती हूँ युवा के लिए, रोजगार के लिए, कि उनको ये रोजगार मिले। महिलाएं भी आती हैं देख करके कि ये महिला है तो मेरे लिए कुछ काम करेंगी। अभी कल ही एक महिला आई थी सेक्टर 9 से। मतलब रोज कुछ ना कुछ महिलाओं का एक अट्रैक्शन होता रहता है कि नहीं, मैडम महिला हैं तो हमारे रोजगार के लिए उनको भी रोजगार चाहिए। तो उनको स्वयं सहायता समूह के लिए प्रेरित करती हूँ कि उनका भी स्वयं सहायता समूह के बारे में कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। गांव में जानकारी है इसकी। आप जब गांव का भ्रमण करेंगे
तो गांव में जेएसएलपीएस को मैं धन्यवाद दूंगी कि जेएसएलपीएस आज हमारे पूरे ग्रामीण महिलाओं को कवर करके जो उनको सुविधा दे सकती है वो दे रही है। किंतु शहरी जो क्षेत्र है हमारा, वहां पे थोड़ा अभाव है इस चीज का। तो मैं अपने माध्यम से कोशिश करती हूँ कि माताओं बहनें जो मेरे पास आती हैं बहन, तो मैं उनको समझाती हूँ कि वो एसएचजी के माध्यम से अपना एक संस्था बना लें और जिस तरह से हम लोग उनको रोजगार में मदद कर रोजगार पाए। वगैरह को जैसे बात करें युवाओं को लेकर के, पढ़ाई खूब करते हैं, बाहर भी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जॉब नहीं मिलता है तो कुछ यहाँ करते हैं, तो कुछ बाहर भी जॉब करने चल जाते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब वगैरह भी करते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो विधायक बने, अभी भी जो बिरिंची नारायण 2 बार विधायक बन चुके हैं, फिर वापस से यही सब मुद्दा आखिर क्यों आ रहा है कि जो है रोजी रोजगार को लेकर के इतने समय तक तो सब चीजों का समाधान जो समस्या है हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर जनप्रतिनिधि बोकारो के इतने जागरूक होते तो निश्चित ही मुझे इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। और मैं एक जो आम लोग जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, झूठ सच बोल करके और अपनी पार्टी का सिर्फ पार्टी का नाम ये कर करके, अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बोल बोल करके, जनरली ये होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। किंतु आज भी अगर हम बोकारो में समस्याओं के बारे में ही बात कर रहे हैं कि मतलब इतनी समस्या क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्थानीय जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनकी इतनी उदासीनता है कि 5 साल वो आपको कहीं नहीं दिखाई देते हैं। आज देखिए ये नौबत आ गया है, आप खुद जाकर के, मैं आपको बता रही हूं, आप जाके खुद देखिए, विटनेस कीजिए कि कितनी ताबड़तोड़ तरीके से माननीय विधायक जो है वो सीलापट, अपना टेबल होता है प्लास्टिक के टेबल के ऊपर सीलापट रख दे रहे हैं और 4-5 नारियल है और कुछ लोगों को खड़ा करके अपना फोटो खिंचवा रहे हैं कि हमने फलना जगह पर ये शेड दिया, वो किया, रोड बनवाया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, आप इतना ही रोड बनवा रहे थे, इतना सीलापट लगवा रहे थे, आप सीलापट विधायक लिख दीजिए अपना नाम, आप सीलापट विधायक हम लोग आपको कहेंगे। पहला। दूसरा, मैं एक आम जनता होने के नाते, क्योंकि मैं जनता के बीच में हूं, इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि आप पहली बार जब आप विधायक बोकारो के बने तो आपकी सरकार थी, रघुवर की सरकार थी, डबल इंजन वाली सरकार थी, जब आप लोग हाथी उड़ाते थे। उस वक्त आप मेरे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए और भतुआ चौफान में जो हमारा चौफान में जो खुलने वाला था ये इंडस्ट्रियल पार्क, वो नहीं खुलवा पाए, आप कुछ नहीं करा पाए। और आज आप जब फिर दोबारा विधायक बनते हैं अपने नेताओं के नाम पे, अपने नेता का नाम भंजा करके, अपने पार्टी के सिंबल के नाम पे, पार्टी सिंबल का तो सभी को नाम तो करते हैं, पार्टी के सिंबल के नाम नहीं, देखिए, पार्टी सिंबल आपका एक माध्यम, एक पहचान है, पहचान है मेरे माता पिता, क्या माता पिता मेरे पहचान है, आइडेंटिटी है, ठीक है। क्या ये सार्थक होगा एक कर्मवीर, एक कर्मशील व्यक्ति के लिए कि हर जगह अपने मम्मी पापा माता पिता का नाम बंजाता रहे? अरे कुछ तो अपना भी कर्म करे। इस बार मैं ही चुनाव लड़ रही हूं, मैं 5 साल से जनता के बीच में हूं, मैं अपने काम के लिए, अब मैं जो उनके साथ खड़ी हूं, उनके सुख दुख दर्द में उनके साथ, मैं उसके लिए जानी जाती हूँ, ना कि मैं सिर्फ आप माता पिता का नाम बंजा करके और कुछ पार्टी और पॉलिटिक्स के नाम पे। ये सही नहीं है। आप एक ही जनता को कितनी बार मूर्ख बनाएंगे? वही मोदी जी के नाम पे, नेताजी के नाम पे फलना मुख्यमंत्री, ढेकना मुख्यमंत्री, आप सबको बुला ले रहे हैं, सारे लोग मुख्यमंत्री को आप बुला लीजिए। मैं बताती हूँ, 4 लेन बन गया, मेन रोड पे से सड़क चौड़ीकरण भी, मैं बता रही हूँ, 4 लेन बन गया, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, है, हवाई अड्डा से देखिए, हवाई जहाज तो विधायक जुड़वा दिए हम लोग, अभी बॉम्बे चलेंगे उसी जहाज से, दिल्ली चलेंगे, अभी जो बोकारो एयरपोर्ट से जो जहाज उड़ेगी ना, उसी जहाज में बैठ के विधायक जी के साथ हम लोग अभी दिल्ली चलेंगे। विधायक जी तो उड़वा दिए जहाज, और अपने फिर डालते हैं अपने आईडी पर कि बहुत चिंतन है, बहुत मंथन है। बड़ा चिंतन मंथन कर रहे हो भाई। अगर इतनी ही चिंतन मंथन करनी थी, जब आपके पास समय था, जैसे आप विधायक थे वैसे ही कर लेते। आपकी तो इतनी दोस्ती है अच्छी आपके इस सरकार के साथ, जो अभी वर्तमान की सरकार है, इस सरकार के साथ माननीय का बहुत अच्छा संबंध है। इसका प्रमाण है इनका मेडिकेंट हॉस्पिटल। इस अपने मेडिकेंट हॉस्पिटल के लिए ये हृदय से कृतज्ञ है माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के लिए, जो इनके यहाँ आते भी हैं, खाते खा लिए, खा पी लिए, ये हो गया। तो इनका संबंध बहुत अच्छा है हमारी सरकार में।
ऐसा नहीं है, बड़े जाने माने विधायक है यहाँ ये। के युवाओं के लिए जो छात्र जो पढ़ाई करेंगे मेडिकल को लेकर के, उनके लिए तो बढ़िया बात है। मेडिकल की पढ़ाई जो कर रहे हैं, मेडिकल, आप देखिए, आप समझे नहीं, मैं सरकारी कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ। जो सरकारी हॉस्पिटल खुल रहा है वो सरकारी है, वो अलग है। वो सेक्टर 12 वाले आरवीएस स्कूल के जो बगल में बन रहा है, वो तो सरकारी उपलब्धि है, वो सरकारी चीज। उसके तो वो तो वर्तमान की जो सरकार है वो कर रही है, और घोषणा रघुवर की सरकार में हुई थी। ये हम लोग प्रोसेस है, ये हर कोई जानता है। मेडिकेल प्राइवेट हॉस्पिटल जो माननीय विधायक जी का है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आपको उससे क्या फायदा होगा? विधायक जी ने बोला कि हमने प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवा दिया है आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपना इलाज कराने के लिए बहुत दूर दूर जाते थे। तो हमारे स्थानीय विधायक पिछले 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, तो विधायक जी हम लोग को लिखित में कहीं दे दें अच्छे से। हम लोग यहाँ के गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, यही बोकारो में ट्रीटमेंट होता है। अभी जो उनका शायद 10 रुपया मिनिमल फीस रखे हुए हैं, वो वहाँ का जो ओपीडी चार्जेस है, उसको अगले 5 साल के लिए रखे इसी चार्ज को, जनता के लिए फ्री कर दे थोड़ा। मैं सरकारी चीजों के लिए नहीं बात कर रही हूँ। जो मेडिकेंट अस्पताल खुला है ना, वो माननीय विधायक जी का है। उसमें वो उस कमेटी में जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, इनका शेयर है बहुत, मैक्सिमम इन्हीं के उसमें चल रहा है वो, और भी लोग हैं उसमें। तो वही मेरा कहना है कि विधायक जी ने इतना अच्छा अस्पताल हमारे लिए खुलवाया है, उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद है यहाँ के लोग देते हैं उनको। लेकिन किंतु वहाँ का जो ओपीडी चार्जेस है, उसको तो थोड़े दिन मतलब 2-5 साल के लिए फ्री करवा देते, कम से कम कुछ तो हम लोगों को यहाँ के जनता को फ्री में मिलता। उनका फायदा हम लोग को होना चाहिए। देखिए, अब सरकारी चीजों को आप ला करके दे दीजिएगा, जैसे रोड है, टेंडर निकल रहा है, ये फलना टेंडर, वो टेंडर, ये तो निकलता रहेगा। कोई भी विधायक आएगा तो वो टेंडर निकालेगा। टेंडर आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती है, टेंडर आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। आपने बोकारो के युवाओं के लिए क्या काम किया है, ये आप गिनवाइए। आपने बोकारो की सुरक्षा के लिए क्या काम किया है, ये आप आए दिन गिनवाइए। अखबार में तरह तरीके का जो न्यूज आता रहता है। बिल्कुल। आप विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं, आपने बोकारो में यहाँ की सुरक्षा के मद्देनजर आपने कितने कदम उठाए, वो दिखा दीजिए थोड़ा। 5 सालों में आगे क्या करेंगे वो नहीं। आप झूठे वादे बहुत करते हैं, झूठे वादे नहीं चाहिए आपके। आपने क्या किए इन 10 सालों में, आपने क्या किया हमारे सुरक्षा के लिए? बोकारो में जो सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, अच्छी सुरक्षा हो, किसी के साथ कोई घटना हो तो मतलब तुरंत उस पर कार्रवाई हो सके, इसके लिए आप कहाँ पर, आपका क्या कदम रहा ये? दूसरा, युवाओं के लिए आप क्या क्या कदम उठाया है आपने, उनके भविष्य के लिए आपके पास कोई अगर कुछ उपाय आपने किया हो तो वो बताइए। आप क्या उपलब्धि रही आपकी? मैं बताती हूँ। आप बोकारो के विधायक, 1,11,000 आपने वोट लाया, और आपको विस्थापित की वो 40-50 हजार की जनता दिखाई नहीं दी कि उनको मतलब विस्थापित के जो लोग हैं, कम से कम एक बार उसको पंचायत के लिए बात कर देते। इसमें तो साथ, देखिए, विकास में तो आदमी लोगों को हाथ से हाथ मिलकर के चलना चाहिए। जब मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, मैं विधानसभा में नहीं हूँ, मैं विधानसभा से बाहर हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दर्द ये है, मेरे लोगों का दर्द है, मेरा दर्द है। मैंने विधिवत कैबिनेट में डलवाने के लिए शिल्पी नेहा तिर्की को दे करके फिर इस चीज को, ताकि वहां चला जाए बजट में, गजट में चला जाए ये, तो मैंने वहां डलवाया। आप विधायक थे यार, आप ही बोल देते, थोड़ा उसमें सपोर्ट कर देते कि हाँ मैं बोकारो का विधायक हूँ, मैं इन केस से मैं भी सहमत हूँ कि ये शिल्पी नेहा तिर्की जो उठा रही है बात, मैं इससे करके वो कुछ कर देते उसमें सहयोग। तो ये तो होने लायक चीज था, तो घोषणा हो सकती थी, क्यों नहीं करवा दे रहे विधायक होकर के आप? लोग कहते हैं कि आपकी सरकार है, बिल्कुल मेरी सरकार है। मेरी सरकार, महागठबंधन की सरकार है, तो अगर चाहेगी सरकार तो तमाम क्षेत्रों में तो हस्तक्षेप करके, जैसे अभी मेन जो मुद्दा यहाँ पर है विस्थापितों का, पंचायत को लेकर के बोले पंचायत का जो है उनको मिला नहीं, दर्जा नहीं मिला, तो ये सब चीजों में हस्तक्षेप हो सकता है। अपने स्तर से जितनी मेरी शक्ति है, मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जितनी मेरी शक्ति है अपने स्तर से, आज से नहीं, 2019 के बाद से ही चिट्ठी के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, जो उस वक्त के मंत्री थे आलमगीर आलम, उनके माध्यम से जो करना था मैंने किया। अभी भी मैं कर रही हूँ। इरफान अंसारी अभी मंत्री है, उन्होंने भी मुझको वादा किया है, ठीक है, कि हम कर देंगे, देख लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं। फिर एक जगह बात आकर के अटकी कि एनओसी बीएसएल से, तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2011 में एक बार
रितु डी और के साथ उक्रीद वगैरह के साथ और भी छः जगहों का कनारी, सीबूटाणी, ये सब इन सब जगहों का घोषणा हुआ था। तो उसी को मद्देनज़र उस वक्त विमल कीर्ति सिंह डीसी थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर से विचार कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग घोषणा करवाएं। तो देखिए, नियत होनी चाहिए, नियत मेरी है और मैं पुरजोर अपनी कोशिश कर रही हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ और मरते दम तक यहाँ के लोगों के लिए मुझे दर्द है और मैं लड़ रही हूँ और मैं लड़ूंगी भी, चाहे वो मेरे विस्थापित के भाई हों, मेरे पंचायत के भाई हों, मेरे सेक्टर के लोग हों। सेक्टर के लोगों की जो समस्या होती है, उनकी समस्या को लेकर के सेल प्रबंधन के साथ जो बातें करनी होती है वो भी बात करते हैं हम लोग। चास की समस्या जो होती है, बिजली की समस्या को लेकर के अक्सर लोग कहते हैं कि बिजली से परेशान हो रहते हैं। निश्चित बिजली का जो सप्लाई हम लोग को होना चाहिए, मिलना चाहिए। एक कनेक्शन इंटरनल वायरिंग हो रहा था, उसके नाम पे भी वो भी गलत लोगों को, रघुवर सरकार में माइंडेड, इसको नोट कोट कीजिएगा, ठीक है ना। रघुवर की सरकार में ही ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था पाइपलाइनिंग अंदर से इंटरनल वायरिंग का, ये इलेक्ट्रिसिटी का वो वायरिंग भी हुआ है। वो कितने गलत तरीके से हुआ है, आप अगर सर्वे भी करेंगे तो आप पाएंगे कि अंदर अंदर जो तार कहीं कहीं जहाँ जहाँ भी बिछा था चास में, वो सड़ चुका है, जल चुका है। वो इसलिए हमको लगता है 2-3 साल ही लगे होंगे इनको। मेडिकेंट को इतना अच्छा चमचमाता बिल्डिंग एक खड़ा हो गया, ओपीडी भी शुरू हो गया। तो अगर विधायक जी चाहते दिल से तो निश्चित मैं बता रही हूँ आपको, इस पे हम लोगों को ये अभी सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग के लिए ये मुद्दा भी नहीं होता, हम लोग इस पे बात भी नहीं करते। मैं दिल से उनको धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद उनको देती कि हाँ, आप विधायक होने के नाते आपने ये काम करवा दिया मेरा। पिछला विधानसभा चुनाव के समय महागठबंधन की सरकार जब अभी बनी तो उस समय मैनिफेस्टो में हेमंत सोरेन जी ने 5 लाख नौकरी को लेकर कहा था, तो उसको लेकर के अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उतनी नौकरी अभी नहीं दे पाए और जब एग्जाम होता है तो कहीं पेपर लीक या कभी रद्द हो जाता है। और अभी जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना का लाभ तमाम 18 वर्ष के बाद की जो महिलाओं को मिल रही है, उस पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव के समय इस प्रकार से दे रहे हैं 1000 करके जो महीना, तो अगर इससे बेहतर होता है कि सबको नौकरी का जो अगर मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सरकार के, हमारी सरकार की जो मैनिफेस्टो में था कि हम लोग इतने रोजगार देंगे, हम लोग सारे लोग यहाँ विटनेस कर चुके हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से बीजेपी हम लोगों के कामों में अड़ंगा लगा रही है। केंद्र की जो सरकार है, अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो कैसे हमारे हर काम में, अगर हम कोई भी काम करने चाहेंगे, देखिए कितनी सारी योजनाएं हैं, उसमें क्या होता है ना, 50% ऑफ द पेमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 50% ऑफ द पेमेंट, 50-60 एक रेशियो होता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको वो देती ही नहीं है, पहला। दूसरा, आपने देखा कैसे सुनियोजित तरीके से सीएम को जेल भेजा गया। वो एक कितना मेंटल टॉर्चर था, मानहानि था हर किसी के लिए। आप लोग, हम लोग, सब लोग भोग चुके हैं। आपका सीएम जेल के अंदर हो बिना किसी कारण के, बेवजह, फिर आज वो छूट जाते हैं, उनको बेगुनाह, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। ये क्या था, ये क्यों था, ये सब क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि आप ढंग से अच्छे से काम ना कर पाए, आपको डर लग रहा है कि हेमंत कुछ अच्छा कर रही है। पहला, मैं ये जवाब मेरे युवाओं के लिए था, ये मेरा जवाब मेरे युवाओं को समझना होगा, मेरे जितने युवा भाई हैं उनको समझना पड़ेगा कि जब हम काम करना चाहते हैं, आप बाधा बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, हमको काम करने नहीं दे रही है जहां हम काम करना चाह रहे हैं, फिर भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब हम मैया सम्मान योजना के तहत अगर कुछ पैसे महिलाओं को दे रहे हैं, उनके घर में पैसे आ जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूं, ये कोई आम नागरिक का ये सवाल नहीं हो सकता है। हर एक परिवार, आम परिवार, हर एक आम परिवार, हर एक आम नागरिक का जितना घर का सदस्य है, वो आज इन रुपयों से बहुत ज्यादा खुश है और कृतज्ञ है कि चलिए, राशन था, कुछ पैसे आ गए, अब हम अपने बच्चों को कम से कम शिक्षा तो दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पहला, जो ये सवाल उठा रहे, खड़ा कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नेतागण हैं जिनको ये पच नहीं रहा है। ये जो माहौल अभी बन गया है मैया सम्मान योजना के बाद, हेमंत, जो हमारी सरकार है, हेमंत सरकार की ना, जो एक माहौल बन गया है, उससे घबरा करके ये लोग सवाल अब क्रिएट कर रहे हैं।
ये क्रिएटेड सवाल है, ये जस्ट कि लोगों का एक दिमाग उधर हो कि भाई हमको आप पैसा क्यों दे रहे हैं। हम खुद मतलब यहाँ के मतलब इतने सालों से लोगों के साथ हैं, सुख दुख में घूम रहे हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं, तो मेरे साथ तो खुद ये चीज बीत रही है ना। लोगों के साथ तो हम देख रहे हैं कि किसी की बहुत खाने का अनाज भी नहीं है, तो उनके यहाँ अगर मैया का 1,000 रुपया आ गया तो किसको तकलीफ हो रही है 1,000 रुपये से। इस पे राजनीति अच्छा नहीं है। पिछला विधानसभा चुनाव के समय जब कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर के कई सारे लोगों का ऐसा मानना था कि इस बात रायसुमारी किसी और का नाम चला था, फिर बाद में रायसुमारी सहमति होती है आपके नाम का। अब विधानसभा चुनाव में पिछले बार जो है अच्छा खासा आपने वोट लेकर के आया, तो इस बार क्या लग रहा है कि उम्मीद क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको सहमति बनाया जाएगा इस बार विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने इस बोकारो विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा? बिल्कुल, मैं अपने पार्टी के तरफ से, अपने परिवार की तरफ से एक बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार पार्टी मुझे फिर से मौका देगी बोकारो के लोगों के लिए सेवा करने के लिए, क्योंकि वो एक आपका कार्यकाल देखती है कि अगर ठीक है आप चुनाव हार गए, कम वोट से हारे, ज़्यादा वोट से हारे, क्या हारे, वो एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन आप चुनाव हारने के बाद भी अगर लोगों के बीच में हैं और लोग अगर आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो निश्चित ही पार्टी इन सब चीज़ों को ध्यान देती है। और फिर एक टिकट देने वाले प्रक्रिया में स्क्रीनिंग कमेटी है, ऑब्जर्वर्स हैं, पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं, तो एक अलग अलग सिस्टम्स है, उन सब सिस्टम्स को पार करना पड़ता है। और मैं लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि पार्टी मुझे मौका दे रही है और मैं फिर से बोकारो के लोगों के लिए पार्टी की तरफ से, ऐसे तो इंडिविजुअली अगर बात करें अपने शरीर से, अपने दिमाग से, तो मैं तो अपने लोगों के परिवार के बीच में ही हूँ, लेकिन एक एज अ कैंडिडेट पार्टी निश्चित ही मुझे इस बार फिर से। स्वर्गीय समरेश सिंह जी पहले भी जो है यहाँ पर विधायक जीत चुके हैं और उसके बाद विस्थापितों के लिए भी काफ़ी कुछ किए हैं, और लेकिन बीजेपी से भी जो है वो अपना राजनीतिक रहा है उनका। उसके बाद अभी कांग्रेस पार्टी को लेकर के अभी आप लोगों के बीच अभी रह रही हैं, तो उसका अब जो है अभी क्या कुछ उसका असर नजर आएगा इस विधानसभा चुनाव में? और अगर आपको अवसर प्राप्त होता है यहाँ का जनप्रतिनिधित्व बनने का, विधायक बनने का, तो मुख्य क्या चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि सबसे पहले उन चीजों का समाधान कर ले? बिल्कुल ही, मैं चाहूँगी कि मेरे बोकारो में जितनी जो जटिल समस्याएं हैं, जिनको हम लोग मिल करके बैठ करके निदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो पंचायत का दर्जा मेरे विस्थापितों को मिल जाए, पिंडरा जोरा का प्रखंड ये घोषणा हो जाए, चास में जो है नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होने लगे। देखिए दुख दर्द, एक अगर माँ के रूप में मैं बात करूँ, अगर मैं माँ हूँ और मेरी संतान है ये बोकारो की ये जो जनता है, अगर मेरे ये धरती पूरी संतान है मेरी, तो इन संतान का दर्द मेरे हृदय में है निश्चित ही। और बहुत भाव से, बहुत प्रेम से और बहुत सहजता के साथ सब चीज़ों को अपने अंदर रख करके मैं क्षेत्र में घूमती भी हूँ, लोगों को समझती भी हूँ, और लोगों का एक बहुत अटूट विश्वास है मेरे ऊपर। तो मुझे भी उस चीज़ का धैर्य है, विश्वास है अपने ऊपर कि मैं उस पर पूरी तरीके से खरी उतरूंगी, और जितनी जो समस्याएं हैं पूर्णतः उसको, ये 2-3 टर्म 4 जो कहते हैं लोग कि हमें कोई एक बार मौका दीजिए, 2 बार मौका दीजिए, ये सब चीज़ कहने की बातें हैं। अंतरात्मा में आपके जगह होना चाहिए अपने लोगों के लिए। ईश्वर आपको रास्ता खुद पे खुद बना के दे देता है, तो ऊपर वाले भी हमारे साथ हैं। निश्चित ही हम लोग विधायक बनने के बाद इन सारी चीज़ों को समाधान भी करेंगे। युवाओं की भी मैं बात करूंगी, युवाओं के साथ भी जो होना चाहिए। मेरे जो पतिदेव हैं संग्राम सिंह जी, वो यूनियन चलाते हैं, यूनियन में हैं, तो यूनियन के माध्यम से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि युवाओं को थोड़ा उन पे ध्यान रखा जाए। तो निश्चित ही आज अगर हमारे साथ आप युवा देखते हैं तो उनकी देन है, उनके साथ में रह करके हम समरेश लोग। सिंह जी भी पहले बीजेपी में उतना समय दिए थे और अभी आप कांग्रेस पार्टी में रह करके जो है जनप्रतिनिधित्व अभी कर रही हैं, अपने क्षेत्र में घूम रही हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है कितना असर करेगा जनता के कामों को लेकर के? बिल्कुल असर करेगा। बाबूजी का जो राजनीति का शुरुआती दौर था, बहुत यंग एज, इनिशियल स्टेज हम लोग उसको कहेंगे, उस दौर में पिताजी बीजेपी का काम, मतलब बीजेपी में थे, उसका बहुत अहम भूमिका में थे वो बाबूजी, ठीक है। माँ भी थी, और बाबूजी कभी बीजेपी से चुनाव नहीं लड़े, जनसंघ से चुनाव लड़े थे वो। लेकिन उसके बाद एक बहुत लंबा अरसा बीता
जब पिताजी बीजेपी के साथ नहीं थे, वो जेवीएम के साथ रहे, इंडिपेंडेंट रहे, बहुत लंबा अरसा बीता जब हम लोग स्वतंत्र रहे, एक तरह से कहेंगे तो बाबूजी स्वतंत्र थे। वो कुछ एक समय था जब बीजेपी में बीता, बीच में वो पूर्णतः स्वतंत्र रह करके राजनीति किए। फिर जो अंत समय था वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बिताया, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे रहे वो। तो ये मैं इस चीज को मैं समझती हूँ। और निश्चितः कांग्रेस पार्टी एक पार्टी सिर्फ नहीं है मेरे लिए, एक विचारधारा है, एक सोच है, ठीक है। अब मैं इस सोच के साथ, मेरा परिवार, कांग्रेस परिवार भी हर लोग के साथ, आज ही नहीं, देखिए जब कांग्रेस की बात हम लोग करते हैं तो आज के युवाओं के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं, कहाँ से क्या माध्यम है, अब उस पर बहुत सारा बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। बट युवाओं को पता है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आता है, क्योंकि किताब कोई पढ़ना नहीं चाहता, बुक्स तो कोई पढ़ नहीं रहा है, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर, हाँ सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे, निकालेंगे, जो मेजर पॉपुलर बुक्स हैं, किताबें हैं हमारे पास, अगर उसको निकालेंगे, पढ़ेंगे तो देखेंगे, और अपने भी पूर्वज में जब जाएंगे, अपने बाबा दादी से बात करेंगे, नाना नानी से बात करेंगे, तो वो भी आपको कांग्रेस के बारे में ही बताएंगे मैक्सिमम। ये एक विचारधारा की बात है। तो मैं इस विचारधारा में हूँ और इस विचारधारा का मैं सम्मान करती हूँ, और ये मेरे पूर्वजों के खून में था, ये अब हमारे भी है, और इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब साथ में है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र वासियों को अंतिम में चुनाव को लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? अपने बोकारो के परिवार के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग सब साथ में मिलकर के बोकारो के लिए, जो आपका सपना है कि हमारा बोकारो एक सुंदर, सुरक्षित और एक विकसित बोकारो हो, उसको मिलकर के हम लोग साकार करें। और उस सपने को साकार करने के लिए अब आपको अपनी इस बहन और बेटी का साथ देना होगा, अपनी इस बहन का, इस बेटी का बहू बोल लीजिए। ग्रामीण के क्षेत्र में मैं जब जाती हूँ तो वहां पे बहू हूँ मैं, छोटो बोमा, देखो छोटो बोमा लो, तो मैं वहां की बहू हूँ। शहरी क्षेत्र में मैं बेटी हूँ, तो अपने में माता पिता, भाई बहन, मेरे जितने मेरे यहाँ के परिवार के लोग हैं, जो सोनू भी है, ये मेरा भाई है, मेरा देवर है, उसके लिए भी मैं माँ हूँ, भाभी हूँ, तो मेरा पूरा परिवार समझ लीजिए, बोकारो में मेरा पूरा परिवार है। वो विस्थापित में चलूंगी, मानगो से शुरू करके पेंड्रा जोरा खीरा बेड़ा अंतिम वहां तक 588 बूथ तक मेरे जितने लोग हैं, मेरा परिवार, सबसे मैं यही कहूंगी, चास के लोगों से भी, सारे लोग से यही कहूंगी कि आइए मिल करके हम लोग अपने बोकारो का जो हमारा सपना है, हमारा एक बोकारो जो विकसित बोकारो होना चाहिए, जहां हर चेहरा खिलखिलाता हो, मुस्कुराता हो, और जहां पे ये नाली, पानी, ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। इन सब चीजों से ऊपर उठ करके हम, एक समय आए कि हम और आप बैठ करके बड़ी चीजों पे बात करें, बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ आए, युवा और आगे बढ़ें, कि वो और इंडस्ट्री डेवलप करें। हम लोग कैसे हमारे युवा को इतना शिक्षा यहाँ पे मिले, श्वेता का साथ दीजिए। और जब हम सारे युवा यहाँ के और लोग, बोकारो का परिवार मेरा, हम लोग एक साथ बैठ करके जब हम आगे की जो विकास है, आगे का जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज लाना, कैसे इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आए, कैसे और डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करें हमारे यहाँ के युवा, तो जब हम लोग उस लेवल पे आ जाएंगे, एक साथ बैठ करके बात करेंगे, तो हमारा बोकारो सही मायने में एक डेवलप्ड बोकारो, विकसित बोकारो होगा। तो इस संकल्प को हम लोग मिल करके आइए पूरा करें और अपनी इस बहन और बेटी का साथ दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद नशा जो है समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार विधानसभा चुनाव में बोकारो विधानसभा में यहाँ के क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कि नहीं चाहती है, किस प्रकार का मुद्दा उनके लिए सटीक बैठता है, ये तो जनता ही विधानसभा चुनाव में अपने वोट के माध्यम से तय करेगी। आइए देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।